A very good morning, students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are read our history chapter number 12, the revolt of 1857 AD. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। क्लियर? We have studied in the previous lesson about the policies of East India Company. ये कहते हैं कि हमने अब तक जो भी चैप्टर पढ़े उनमें हमने क्या पढ़ा? पॉलिसी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी के बारे में पढ़ा। हाउ द पीपल कंडेम द पॉलिसीज एंड एक्टिविटी विच आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट एंड फीलिंग ऑफ द पीपल। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ के जो मतलब ऐसे जो लोगों के हित के विरुद्ध जो पॉलिसीज़ ब्रिटिशर लेकर आ रहे थे, अब लोगों ने उनका विद्रोह करना शुरू कर दिया था। सो ए रिवोल्ट ऑकर एट डिफरेंट प्लेस इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर। सो एक जो रिवोल्ट था हमारे इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे वो शुरू हो गया था। ठीक है, भारत के डिफरेंट पार्ट में शुरू हो गया था, जो एक बहुत ही, जिसको हम ये कहते हैं, भयानक विद्रोह शुरू हो गया था। मैनी हिस्टोरियंस और कॉल्ड इन सोल्जर रिवोल्ट। काफ़ी सारे इतिहासकारों ने, ठीक है, हिस्टोरियन ने इसको सोल्जर रिवोल्ट यानी कि सैनिक विद्रोह का नाम दिया। वाइल अदर नाउन इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और कईयों ने इसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का नाम दिया। ठीक है, मतलब एक चीज़ हमें क्लियर होगी कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 के अदर नेम क्या है? एक तो सोल्जर रिवोल्ट और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑल्दो द ब्रिटिशर वर सक्सेसफुली इन द सप्रेसिंग द रिवोल्ट, बट दिस इवेंट्स is considered as a turning point in Indian history. The revolt occurred struggle for freedom. बेशक कहते हैं कि जो इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर जो है दबाने में कामयाब रहे, बट फिर भी इस रिवोल्ट ने भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया ये, जिससे अब लोगों को अंदर जो है स्ट्रगल शुरू हो गई, इनकरेज हो गए वो स्ट्रगल करने के लिए। किसके लिए? फ्रीडम के लिए, कि अब वो आज़ादी पाने के लिए उनके अंदर एक उत्साह पैदा हो गया। क्लियर? सोल्जर रिवोल्ट क्या होता है? when the soldier jointly disobey the order of army officer। जब काफ़ी सारे सोल्जर इकट्ठा होकर, ठीक है, जब काफ़ी सारे सैनिक जो हैं वो इकट्ठा होकर अपने ही जो सैनिक ऑफिसर होते हैं उनका ऑर्डर मानने से इनकार कर दें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोल्जर रिवोल्ट। क्लियर? नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 AD। अब हम कॉजेज़ देखेंगे कि कौन से कारण रहे जिसके कारण जो 1857 का विद्रोह जो था वो हुआ। देयर आर मैनी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड रिलीजन्स एंड मिलिट्री कॉजेज़ ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट। ठीक है, कहते हैं कि काफ़ी सारे जो हैं इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण रहे, जिनका हम नीचे जो है अभी डिस्क्रिप्शन जिसकी हम नीचे देखेंगे। क्लियर बेटा? फर्स्ट है पॉलिटिकल कॉजेज़। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ कौन से रहे। नंबर 1 है द टू स्टॉप द पेंशन ऑफ नाना साहब, कि नाना साहब की पेंशन स्टॉप कर दी, मतलब नाना साहिब थे जो, उनकी जो पेंशन है वो बंद कर दी थी ब्रिटिशर ने। ठीक है, नाना साहब वॉज अडॉप्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड, बट आफ्टर his death, when Nana Sahib became his successor, the Lord Dalhousie stopped his pension. That is why Nana Sahib became opponent of the Britisher and revolts against them। कहते हैं कि जो 1857 में क्या हुआ था, जो पेशवा बाजीराव दूसरे थे उनकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद उसके सक्सेसर कौन थे? नाना साहिब उसके उत्तराधिकारी बने। बट जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने उनकी पेंशन बंद कर दी। इस तरीके से जो नाना साहिब थे वो अपोजिट हो गए किनके? ब्रिटिशर के। नंबर 2 है बैड ट्रीटमेंट ऑफ द मुगल अम्पायर बहादुर शाह जाफ़र। बुरा बर्ताव किया था किसके साथ? बहादुर शाह जाफ़र, जो कि एक मुग़ल अम्पायर थे। द ब्रिटिशर टोल्ड बहादुर शाह जाफ़र मुग़ल अम्पायर आफ्टर हिज डेथ Red Fort would be occupied. Bahadur Shah Jafar felt insulted and took the pledge to end the British rule in India। देखो, जो
मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उसको ऐसे ही बोल दिया गया कि जब उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, तब क्या कर लेंगे ब्रिटिशर, जो रेड फोर्ट है उसको उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। इस चीज़ को सुनने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने इस चीज़ को अपना अपमान समझा, ठीक है, उसने समझा कि ये मेरी इंसल्ट होगी है, तो उसने कहा कि अब मैं भारत में ब्रिटिश रूल को ख़त्म करके ही दम लूँगा, मतलब उसने ये प्लेज ले ली थी, कसम खा ली थी। नंबर 3 है अडॉप्शन ऑफ लेपस पॉलिसी बाय लॉर्ड डलहौजी। अब जो है अडॉप्ट कर ली थी, क्या एक पॉलिसी लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। अब देखते हैं कि है क्या वो। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी बाय लॉर्ड डलहौजी। 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, by Lord Dalhousie, if the ruler of any state died without an issue, his adopted son would not be recognized as successor of the state। मतलब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये एक लॉर्ड डलहौजी लैप्स की जो है पॉलिसी को लेकर आए थे। इसका मतलब क्या था कि जो भी ऐसे रूलर होंगे जिनकी अपनी संतान नहीं होगी, ठीक है, जिनके अपना कोई बच्चा नहीं होगा, और पहले लोग क्या करते थे, गोद ले लेते थे बच्चे को, ठीक है, अडॉप्ट कर लेते थे। अगर उसके बाद कोई अडॉप्ट किया हुआ सन आता है, मतलब उसका, तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो नेक्स्ट सक्सेसर बन जाए। मतलब ये लोगों ने क्लियर कर दिया था ब्रिटिशर ने कि जो भी ऐसे राज्य हैं जिनके राजा के अपने कोई बेटा नहीं है और उन्होंने गोद लिया हुआ बच्चा है उनके, तो उसको वो राज्य नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको अनेक्स कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा, किसमें, मर्ज कर लिया जाएगा ब्रिटिश अम्पायर में, ठीक है। देखो ये नई नई नीतियाँ ले लेके अभी यहाँ पर आ रहे थे। तो इससे क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अनेक्स मैनी स्टेट्स। इस तरीके से लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी सारी स्टेट्स अपना ली थी। देखो ये तो सीधा सीधा एक बहाना जिसको हम कह देते हैं, जैसे संबलपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर, ये सारी रियासतें थी जो उन्होंने उसने मिला ली थी ब्रिटिश अम्पायर में। एज अ रिज़ल्ट दीज स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये सारी जो स्टेट जिनको अनेक्स कर लिया गया था, जिनको मिला लिया गया था ऐसे ही, ठीक है, तो उन सब ने भी जो है पार्टिसिपेट किया, किसमें, रिवोल्ट ऑफ द 1857 में। हम कॉजेज़ रीड कर रहे हैं ना, डिफरेंट कॉजेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक कॉजेज़ ये भी रहा। नंबर 4 है एनेक्सेशन ऑफ द अवध इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब अवध को कैसे एनेक्स किया गया। अवध वाज ए प्रोस्पेरस स्टेट, लॉर्ड डलहौजी ऑन द, देखो प्रीटेक्स, मतलब कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो लॉर्ड डलहौजी थी बहुत खुश, जो अवध था वो बहुत खुशहाल एक, हम ये कह सकते स्टेट थी। लेकिन अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक ऐसे ही बहाना बना दिया। प्रीटेक्स्ट क्या होता है, ए रीज़न दैट यू गिव फॉर डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट द रियल रीज़न। जैसे हम कह सकते हैं कोई एक बहाना सा बना दिया जिसमें कोई रियल रीज़न नहीं होता। क्या कहा उसने, मल एडमिनिस्ट्रेशन अनेक्स अवध टू द ब्रिटिश अम्पायर, कि ये लोग अच्छा शासन नहीं कर रहे, जिसको कहते हैं ये बुरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम बुरी तरीके से चला रहे हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया अवध पे। द नवाब ऑफ अवध वाजिद अली रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। अब जो है जो, क्योंकि ज़बरदस्ती ऐसे ही झूठे इल्ज़ाम लगा के उनको नेक्स्ट किया था, अब जो नवाब थे अवध के वाजिद अली, वो भी अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर के। नेक्स्ट है सोशल कॉजेज़ एंड रिलीजियस कॉजेज़। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ हम बात करेंगे अभी। ये हमारे इसके 3 पॉइंट ही दिए गए हैं। फर्स्ट जो है वो है इंटरफेरेंस इन सोशल एंड रिलीजियस रिचुअल। अब जो ब्रिटिशर हैं वो इंटरफेयर करने लग गए थे, किसमें, इंडियन ये कह दो धार्मिक रस्में, जो रीति रिवाज होते हैं उनमें। लॉर्ड विलियम बेंकेट एंड लॉर्ड डलहौजी मेड मैनी रिफॉर्म्स इन द इंडियन सोसाइटी। दे डिक्लेयर सती सिस्टम एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड इलीगल, अलाउ द विडो रीमैरिज, बैन कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। अब जो हैं ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंकेट और लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने भारत को सुधार लाने के लिए, भारत में काफ़ी सारी चीज़ों के सुधार लाने के लिए समाज में, सोसाइटी में, उन्होंने सती प्रथा और जो लड़कियों को कन्या भ्रूण हत्या हम कह सकते हैं
उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। देखो है तो एक अच्छी चीज़ ही थी, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए था समाज में, ठीक है, जो बुराइयां फैली थी। लेकिन एक चीज़ उन्होंने और की, उन्होंने विडो रीमैरिज भी कर दी, मतलब जो विधवा है उनको भी ये अधिकार दे दिया कि आप लोग दोबारा से शादी कर सकते हो। और कास्ट सिस्टम को बैन कर दिया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। मतलब कास्ट सिस्टम, उसने कहा कि कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता, आप सब लोग इक्वल हो। और अनटचेबिलिटी, जो लोग पहले छुआछूत को समझते थे, उसको बंद कर दिया, बैन कर दिया। अब इसका असर क्या हुआ? पीपल ऑफ द हाई क्लास डिड नॉट लाइक टू ट्रैवल इन द ट्रेन विद द पीपल ऑफ लो कास्ट। अब जो लोग हाई कास्ट के थे, जो अपने आप को उच्च समझते थे, वो लोग इस चीज़ को लाइक ही नहीं कर रहे थे कि वो लोअर कास्ट लोगों के साथ ट्रेन में ट्रैवल करें। बट दिस रिफॉर्म हैड बैड इफेक्ट ऑन द पीपल बिकॉज दे अंडरस्टूड इट इज़ एन इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर इन देयर रिलीजियस मैटर। वो लोग इस रिफॉर्म को, इस सुधार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। वो समझ रहे थे कि अब जो ब्रिटिशर हैं वो हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में, धार्मिक मामलों में भी अब वो दखल देना उन्होंने शुरू कर दिया। वो ब्रिटिशर को ऐसे समझ रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट इंडियंस रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो वो लोग भी जो इन सारे रिफॉर्म्स को बुरा समझ रहे थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर के अगेंस्ट विद्रोह करना शुरू कर दिया। प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म को ये लोग प्रोपोगेट कर रहे थे, अब अपने धर्म को फैला रहे थे। कैसे? मैनी क्रिश्चियन मिशनरीज कम टू इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर, दे ट्राई टू कन्विंस पीपल of India to adopt Christian religion by giving them high post, huge property and gifts। अब देखो इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, भारत में ही जो है ब्रिटिश समाज के समय ही काफ़ी गिनती में ईसाई पादरी इंडिया में आए। उन्होंने लोगों को लालच देना शुरू कर दिया कि वो लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना लें। क्या लालच दिया उनको? बड़ी बड़ी नौकरियां दे दी, ठीक है, ज़मीन जायदाद दे दी, हाई पोस्ट दे दी, इनाम देना शुरू कर दिया, ताकि वो लोग सब जो है वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें, ठीक है। बिसाइड दिस दे शोड डिसरिस्पेक्ट टुवार्ड हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन। इस तरीके से वो हिंदू और मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट क्या है, मतलब उनका अपमान ही कर रहे थे। टू अडोप्ट क्रिश्चियन रिलीजन दे यूज डिफरेंट। देखो अब क्या है, उन्होंने एक तरीके का क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए क्या किया, एक तरीका निकाल दिया। टैक्टिक होता है, एक ट्रिक्स निकाले, एक तरीका निकाले। सो दे प्रोटेक्ट देयर रिलीजन इंडिया रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो अपने धर्म को बचाने के लिए लोगों ने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। रिवोल्ट में उन लोगों ने भी साथ दिया। क्या तरीका निकाल लिया? तरीके ही थे ये लोग जो लोगों को नौकरियों का लालच दे रहे थे, ऐसे ही गिफ्ट दे रहे थे, ज़मीन जायदाद दे रहे थे, ताकि लोग जो है क्रिश्चियन बन जाएं। नंबर 3 है इल ट्रीटमेंट टू इंडियंस, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना। द ब्रिटिशर यूज टू insult the Indians. They had put so many restrictions on the Indians. Indians were discriminated on the public places and cinema halls. So India revolt against the Britisher। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने लोगों पे कई सारी पाबंदियाँ लगा दी। होटलों में, सिनेमा घरों में लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाने लगा ब्रिटिशर की तरफ से। इस तरीके से धीरे धीरे लोगों ने ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। सो बेटा इकोनॉमिक कॉजेज़ जो हैं वो हम इसी चैप्टर की वीडियो पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।